ओके जी, तो कल मैंने एक होमवर्क दिया था जिसमें आपको इन्वेंट्री वगैरह की सारी चीज़ें मिली थी, वो हो गया? सर उसमें एक मसला आता आपने इन्वेंट्री के 6,50,000 फिर से ऐड भी करे थे, 2 दफ़ा ऐड करा शायद। 2 दफ़ा ऐड कर दिया था? नहीं, एक ही था। मेरे ख्याल से 2 दफ़ा एक ही था, वरना कैश फ्लो कैसे टैली होता? एक ही हो ना, एक ही बात था। सर क्वेश्चन है सर, पेपर में कैश फ्लो के क्वेश्चन में हमें एंट्रीज या ट्रांजैक्शन भी हमें साथ साथ लिखनी होंगी या डायरेक्ट कैश फ्लो? अच्छा देखो, पेपर में आपने डायरेक्ट कैश फ्लो बनाना है, पेपर में एंट्रीज आपने बनानी नहीं है। अच्छा, एंट्रीज में इसलिए बनाता हूँ क्योंकि आपको बैक एंड पे पता लगे कि चल क्या रहा है, क्योंकि अगर मैं आऊँ और मैं बोलूँ उसको ऐड करना है, इसको लेस करना, तो कैश फ्लो तो बन जाएगा, पर पीछे उसके मैकेनिक्स समझ नहीं आएंगे कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो उस चल क्या रहा है को, हो क्या रहा है को देखने के लिए हम ऑल टुगेदर जनरल एंट्रीज भी बनाते हैं, ताकि बेसिकली आपकी अकाउंटिंग भी रिवाइज हो जाती है और आपका कैश फ्लो भी होता रहता है साथ साथ। क्लियर? तो हम आगे तक भी यही थीम रखेंगे कि अकाउंटिंग भी सीखेंगे और उसकी रिपोर्टिंग भी सीखेंगे। सही है, चलें ओके। तो पहले ऑनलाइन वालों ये बता दो आप, अब बिल्कुल आएगा, हमेशा ही आता है, हमेशा ही आता है आमिर। सही है, ओके। अच्छा, अब हमने सोफा अगर हम गिने वैसे ही, तो हमने कितने कॉन्सेप्ट अब तक कवर कर लिए? रिसीवेबल का, पेबल का और इन्वेंट्री का। तो हम जरा यूँ पूछ लेते हैं आपसे वैसे ही कि मुझे बताओ, अगर रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? नहीं देखो, लेस तो कर लेंगे, ये तो ये है ना, मैं बोल रहा हूँ मतलब क्या है? सर पीएनएल में हमने उसकी सेल्स रिकॉर्ड कर ली, लेकिन असल में हमारे पास कैश आया नहीं, तो वेरी गुड, पीएनएल में सेल्स रिकॉर्ड हो चुकी है और उसका असल में कैश आया नहीं है, तो हमने ऑल टुगेदर क्या किया, उसको लेस कर दिया ताकि हम कैश पे पहुंच जाएं। चलो वेरी गुड। अच्छा, अगर मेरा रिसीवेबल कम हो रहा है, इसका क्या मतलब है? पैसे आ रहे हैं हमारे पास, कैश आ रहा है। पैसे आ गए इस बार पिछले साल की सेल्स के, जो कि इस साल के प्रॉफिट में शामिल, तो हमने ऐड बैक कर दिया कैश पे पहुंचने के लिए, कैश फॉर द ईयर पे पहुंचने के लिए। चलें, ये भी बेहतरीन हो गया। अगर मैं कह रहा हूं मेरी इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, यानी इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, इसका क्या मतलब है? वो लेस करेंगे क्योंकि हम लोग ने इन्वेंट्री में अपना पैसा फंसाया हुआ है। यस, हम लेस करेंगे क्योंकि हमने इन्वेंट्री खरीदी ज़्यादा की है और बेची कम है। तो जो बेची है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आ चुकी है, जो नहीं बेची वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आई, बट कैश में से जा चुकी है, तो हम उसको और लेस कर लेते हैं। ऑल टुगेदर अगर मेरी इन्वेंट्री डिक्रीज होती है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने पिछले साल की खरीदी हुई इन्वेंट्री इस साल बेची है, जिसका इस साल कैश पे कोई इम्पैक्ट, तो मैं क्या करता हूँ, उसको ऐड बैक कर लेता हूँ। तो ये एक बेसिक रिवीजन। चलो अब आगे 2-3 चीज़ें और ऐड करते हैं कैश फ्लो के अंदर। मुझे एक बात बताओ, अगर हम ऑल टुगेदर ये सोचें कि आपने बचपन में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदना सीखा होगा, जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, इक्विपमेंट, मशीनरी, बिल्डिंग, ऐसा ही है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर आप एक लैंड परचेज करते हैं, क्या वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज नहीं होता, वो एसेट है। तभी हम कह रहे हैं वो कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंस नहीं है। इन्वेंट्री के डिक्रीज होने वाला कॉन्सेप्ट बता दें, वापस बता देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। देखो हाफजा, हमने ये कहा कि अगर इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, तो हाफजा अगर इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपने इन्वेंट्री बेची, उसका कॉस्ट ऑफ सेल्स का एक्सपेंस चार्ज किया, जिसका कोई कैश आउटफ्लो नहीं है, क्योंकि ये इन्वेंट्री खरीदी कब थी, पैसे गए कब थे, यूज कब हो रही है, तो इस साल वो एक्सपेंस के तौर पे तो बुक हो गया है, बट उसका कोई कैश आउटफ्लो नहीं है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, ऐड बैक कर देते हैं। क्लियर है? आपसे जल्दी बताएं, बात समझ आती है क्लैरिटी के साथ? हाँ जी, मतलब वही बेसिक कॉन्सेप्ट ना कि हमने खरीदी पिछले साल और बेची इस साल, तो जब खरीदी थी तो यूज नहीं हुई थी, तो हमने माइनस किया होगा, इस साल हमने उसको यूज कर लिया तो मैं उसको ऐड बैक कर रहा हूँ। क्लियर है? चलें ओके, हम वापस आते हैं उसी चीज पे जो नया कॉन्सेप्ट शुरू करने लगा हूं मैं। हम नया कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर का। मैंने आपको ये बताया, आपने मुझसे पूछा, हम ये सीख रहे हैं कि अगर मैं कोई लैंड परचेज करता हूं, तो मुझे जल्दी से बताते हो, जब मैं लैंड परचेज कर रहा हूं तो क्या वो मेरा एक्सपेंस है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? यानी अगर हम यहां पे लिख लें अपने पास, तो हमें याद भी रहेगा कि परचेज ऑफ लैंड विल नॉट इम्पैक्ट प्रॉफिट। सही लिखा है?
बिकॉज इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। भाई जब मैं लैंड परचेज करूंगा ना, सीधी सी बात है वो प्रॉफिट पे हिट नहीं आएगी, क्योंकि वो एक्सपेंस है ही नहीं, वो तो मेरा कैपिटल एसेट है, वो तो एसेट्स में जाता है। तो उसका कैश फ्लो पे क्या इम्पैक्ट है, जरा वो आज बिल्कुल सुकून से सीखते हैं कि वो होगा तो क्या होगा। चलो इससे पहले मैं आगे जाऊं, बाकी चीज़ें तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से वैसे ही अकाउंटिंग करवाऊँ, अगर मैंने इन्वेंट्री परचेज की, अपनी दिल से बताओ कितने की इन्वेंट्री परचेज करें, खुद सवाल बनाओ, आ जाओ, कितने की इन्वेंट्री परचेज करें, कितने की भी करवा लो, बताओ। 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख की, 3 लाख की, चलो एवरेज कर लेते हैं, हम कर लेते हैं भाई 375, सही है आप लोगों के लिए। हमने कहा इन्वेंट्री डेबिट, अच्छा अब हमने कहा कि भाई मैं इसको खरीद रहा हूँ कैश पे, सही है, 375,000। अच्छा अब आप मुझे बताएं सारे बच्चों, क्या ये पूरी बेच दूं या कुछ बेचूं? कुछ बेच दें, चलो हम 2 लाख रुपए की बेच देते हैं। COGS कितने की चार्ज होगी, और स्टॉक हो गया क्रेडिट कितने से, 2 लाख रुपए से। अच्छा अब ये 2 लाख रुपए की इन्वेंट्री मैंने जो है बेच दी, तो मैंने कहा कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ये ऑल टुगेदर कितने की बेची है, 7 लाख रुपए की, सही है। अच्छा क्या हम कुछ और पैसा ले आए, यानी जो पिछले साल भी रिसीवेबल आ रहा है ना मेरे पास 750 का, इसमें से कितने पैसे लेके आए, 2.5 लाख ले आते हैं। चलो हमने कहा कैश डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट, आपने कहा सर 2.5 लाख रुपए आप ले आए, ये अकाउंटिंग हो गई। अच्छा मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि आप मुझे बताएं कि आपका ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस कितना बचा होगा, खुद सोच के बताइएगा। 5 लाख का बचा होगा, और जो इस साल सेल हुई है वो तो हुई कैश में, उसका कोई पंगा नहीं है। अच्छा ये हो के आपको मिलेगा, और यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, ये हो चुका होगा, एग्रीड। अच्छा इसको देख के ये लग रहा है कि पिछले साल का पैसा जो इस साल की सेल नहीं है, वेरी गुड। अच्छा आप मुझे बताओ इन्वेंट्री आपके पास कितने की पड़ी हुई थी, 5 लाख की, आपने क्या वो यूज की है या और खरीदी है? अच्छा तो कैलकुलेटर पे आप उस 5 लाख रुपए के अंदर 375 ऐड करें कि आपने इतने की और खरीदी, और उसमें से 2 लाख माइनस करें कि इतने की बेच दी, 675,000 ये आ गया। अच्छा अब हमने किया कि हमने बोला भाई मैंने जो ओपनिंग मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई थी वो कितनी थी, 5 लाख, मैंने खरीदी कितने की, 375, बेची कितने की, 2 लाख रुपए की, बची कितने की। अच्छा अब इसको देख के ये लग रहा है कि इस साल मैंने कुछ और इन्वेंट्री खरीदी है, ज़्यादा खरीदी है जो कि यूज़, तो उसके पैसे तो चले गए ना, तो क्या इसको भी लेस करेंगे? यस, क्योंकि वो यूज़ नहीं हुई बल्कि खरीदी गई है, वो यहाँ पे जमा हो गई, वही जो हमने फिनोमेना सीखा हुआ है। अच्छा अब मैंने कहा कैश का हिसाब किताब यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा अब मैंने ये कहा आप एक काम करें, और यहाँ पे देखें ये लैंड आ रहा है पीपीई के अंदर, ओपनिंग कितना था, अभी कितना हो गया, तो हमें ये पता लगा कि यार हमने इस बार जो लैंड परचेज किया है तो हमने उसकी एंट्री ये बनाई होगी लैंड डेबिट और कैश क्रेडिट, कितने से, 220 से। अच्छा जल्दी बताओ इस पूरी एंट्री का क्या कोई कैश के ऊपर इंपैक्ट है? यस, प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो यहां पे लिख भी देते हैं सर कि ये हमारा ऑल टुगेदर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सही है। अच्छा कैलकुलेटर निकालो तो हम यहाँ पे कैश की फिगर निकाल लें, फिर कैश फ्लो बनाएंगे। अच्छा ओपनिंग कैश कितना है, 7,20,000। अच्छा ऑनलाइन वालों आप लोगों ने भी बताना है, ये बात ऐसे नहीं कि आपसे सुन रहे हैं, आपने लिखना भी इधर। 7,20,000 ओपनिंग है, 375 माइनस करो, अच्छा फिर 7 लाख ऐड करो,
और फिर 2.5 लाख ऐड करो और फिर 220 माइनस करो। 220 माइनस किया ना 107 यही आ रहा है। अच्छा जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रीचेकिंग 720 उठाया, उसमें 375 माइनस किया, 7 लाख रुपए ऐड किया, 2.5 लाख रुपए ऐड किया और 220 माइनस किया। ये पूरा कैश का हिसाब किताब इस साल हुआ है। अब मैं शेयर होल्डर को, जो कंपनी का मालिक है, उसको एक एक एंट्री तो नहीं बताऊंगा ना, मैं तो उसको होल सम बताऊंगा कि भाई कितना पैसा आया कितना पैसा गया। वो थोड़ी ना एंट्री वाइज चलेगा, पर वो मुझे बोलेगा बताओ इससे इसके बीच में हुआ क्या है। अब हम बनाएंगे क्या, कैश फ्लो, अपने वही कॉन्सेप्ट को लेके चलें आ जाएं। हमने कहा सर मैं जब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाऊंगा, ये आ गया हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं कौन सी, आज जरा हम इसको यूं लेके चलते हैं। क्या लिखा मैंने, यानी ऑपरेशन से कितना पैसा आया। अच्छा सबसे पहले मैंने पता है क्या रखा, प्रॉफिट। अच्छा प्रॉफिट निकालने का आपको तरीका पता है ना, कि आपने सेल्स रखी और सेल्स कितने की है, COGS, प्रॉफिट। याद रखिएगा इस 5 लाख में से लैंड माइनस नहीं हुआ हुआ, वो एक्सपेंस नहीं है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। चलें ओके, हमने कहा सर हमने यहाँ पे ऑल टुगेदर 2 लाख रुपए खर्च किए 7 लाख रुपए कमाने के लिए, नेट कितने कमाए 5 लाख रुपए। अच्छा अब मैं एक एक करके पूछता हूँ, क्या ये कमाई कैश के इक्विवेलेंट है? नहीं, हो सकता है मैंने इन्वेंट्री ज़्यादा खरीदी हो, वहाँ भी पैसे लगाए हों, हो सकता है कि मेरे कुछ पैसे आना रह गए हों, या हो सकता है कि पिछले साल की भी इस साल आ गए हों। तो हमने कहा सबसे पहले मैं सवाल में गया और मैंने देखा इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि इस साल मैंने खरीदी और बेची, तो जो ज़्यादा खरीदी है वो भी तो जेब से गया है ना, तो क्या वो जेब से पैसा कहाँ पे लगा है, ऑपरेशंस में लगा है, तो वो माइनस करो ना, क्योंकि कैश में से माइनस हुआ हुआ है, प्रॉफिट में से माइनस नहीं हुआ हुआ। तो हमने ऑल टुगेदर ये किया, हम यहाँ पे लिख रहे हैं इंक्रीज इन इन्वेंट्री। हाँ भाई कितना, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस ले लें 175,000 का, माइनस करूं ऐड करूं, क्योंकि ये वो पैसे हैं जो मजीद लगे हैं। ऑपरेशंस में कैश लगा है बट प्रॉफिट में इसका चार्ज नहीं है क्योंकि बेचा नहीं है, तो कैश का मतलब कैश भी नहीं लगा, तो एडिशनल लगा है वो आ गया ना यहाँ पे। और देखो यहाँ से भी निकाल सकते हो, 375 में से 2 लाख माइनस करो यही आएगा। तो हमें एग्जाम में थोड़ी ना एंट्रियां बनानी है, हमें लॉजिक होनी चाहिए पीछे चल क्या रहा है। खरीदी ज़्यादा बेची कम, बेची वो एक्सपेंस हो गया, जो ज़्यादा खरीदी वो एक्सपेंस में चार्ज, तो वो तो तब होगा जब देखेंगे। क्लियर है, चलें ओके। अब मुझे बताओ क्या आपको रिसीवेबल इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है डिक्रीज होता हुआ? अच्छा तो इसका क्या मतलब है, पिछले साल के पैसे जो कि इस साल के प्रॉफिट में शामिल, तो क्या वो बिजनेस का पैसा नहीं है? तो दिखाए ना ऐड होते हुए, क्या हम बोलेंगे भाई ये पैसे आए हैं जो प्रॉफिट में नहीं है, तो तुम ये नहीं करना, क्योंकि भाई शेयर मालिक बोलेगा भाई प्रॉफिट अलग है कैश अलग है, रिकंसाइल करके दो। तो हमने पहले इन्वेंट्री का बता दिया कि भाई तुम्हारी जो प्रॉफिट है उसके अंदर कुछ एक्सपेंस चार्ज हुआ हुआ है, बल्कि मैंने और पैसे लगाए थे जो वहाँ चार्ज, वो तो जब बेचूंगा तब होगा। हमने कहा और माइनस करो, फिर मैंने कहा भाई पिछले साल के पैसे इस साल रिसीव हुए हैं, तो तुम्हारी कमाई कम है और कैश रिसीट, तो हम ऐड करेंगे उसको। तो मुझे एक बात बताओ भाई, यहाँ पे मैं लिख दूं कि ये है डिक्रीज इन रिसीवेबल, कितना? आई थिंक 2.5 लाख है, 750 से यहाँ पे आया ना, सही है ओके। अच्छा अब मैं जब इन सब को नेट करूं तो क्या आता है? $575। देखो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, ये है कैश फ्रॉम, यानी बिजनेस से इतना पैसा आया। अच्छा अब मैं बोलूंगा शेयर होल्डर भाई 1 मिनट, मैं यहां पे एक न्यू हेडिंग इंट्रोड्यूस कर रहा हूं,
क्या लिखा है मैंने? शेयर होल्डर को मैं बताऊंगा, कंपनी के मालिक को मैं बताऊंगा। देखो लाजमी नहीं है सिर्फ बिजनेस से पैसा आए, बिजनेस से पैसा ये आया है, बिजनेस करके ये आया है, आपके सामने है। देखो मैंने अपनी कमाई को कैश में कन्वर्ट किया है, एग्रीड। अब मैं बोलूंगा जो मेरे बिजनेस से पैसा आया वो मैंने कहीं इन्वेस्ट किया है, और वो इन्वेस्टमेंट कहाँ की है? लैंड में। तो जब आप एसेट्स खरीदते हो ना, जैसे ये एलसीडी वगैरह मैंने सीपीयू खरीदा हुआ है, लाइट्स खरीदी हुई, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो अब मैं यहाँ पे लिख के बताऊँ उसको, परचेज ऑफ लैंड या परचेज ऑफ पीपी लिख दें, क्योंकि आगे जाके और भी एसेट्स आएंगे। अच्छा आपको कैसे पता कितने का लैंड खरीदा गया? तो वो दिख रहा है ना सर, यस। ओपनिंग में कुछ भी नहीं है, साल आ रहा है तो मतलब साल खरीदा गया। तो मुझे बताएं क्या मैं ये 220 ऐड करूंगा, लेस करूंगा? लेस करूंगा, क्योंकि ये कैश में से माइनस हुआ है और प्रॉफिट में से माइनस, क्योंकि ये था ही कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अच्छा अब मुझे बताते हैं कि जब मैंने इसको माइनस किया तो व्हाट इज द रिजल्टिंग आंसर? माइनस करके बताएं। 350। अच्छा इसको पता है मैं क्या नाम दूंगा? नेट कैश इनफ्लो। नेट कैश इनफ्लो, नेट इस साल इतना पैसा आया है। अच्छा कोई आपसे पूछे कमाया कितना है आपने इस साल? 5 लाख। क्या मजीद इन्वेंट्री में पैसे लगाए? एक्स्ट्रा कितने लगाए? वेरी गुड। क्या पिछले साल के पैसे कुछ रिकवर हुए? ऐड कर दिए। तो मैंने कहा पहले मैंने अपनी कमाई को, यानी ऑपरेशंस की कमाई को, बिजनेस की कमाई को कैश में कन्वर्ट किया। कि बिजनेस की कमाई होना अलग बात है, बिजनेस का कैश होना, क्योंकि हो सकता है कि सेटलमेंट्स आगे पीछे हो रही हूँ। तो हमने सबको अकाउंट फॉर करके इस साल के ऑपरेशंस के पैसे बता दिए कि बिजनेस करके इतना पैसा आया। तो क्या सिर्फ पैसा आया, कहीं लगाया भी है? कहाँ लगाया है? लैंड में। तो देखो आप देख के पता लगेगा मालिक को कि अच्छा हाँ यार ये बिजनेस से पैसा आया, इतने पैसे यहाँ फंसे हुए, इतने पैसे इन्वेंट्री में लगा दिए, पिछले साल की रिकवरी इतनी हो गई, क्लियर पिक्चर। क्या मैं उसको एक एक एंट्री बता रहा हूँ? वो तो आपको सिखा रहा हूँ, पीछे पता हो कि चल क्या रहा है, क्लियर है। अच्छा अगर हम देखें तो शेयर होल्डर को ये पता होगा कि इस साल नेट पैसा कितना आया, कितना आया? 355। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लें तो कितना आ रहा है? 355। यही आ रहा है। तो यही तो हमने सीखा है कि नेट कैश इनफ्लो ये है कि पूरे इस साल कैश इनफ्लो कितना आया? 355। अब मैं आपसे पूछूं, आप ना खुला बता सकते हो इस साल ऑपरेशन से कितना पैसा आया? वेरी गुड, 575। और लगाया कहां पे? कितना बच गया? तो एक बिजनेस के ओनर को देख के समझ आएगा पैसा कहां जा रहा है मेरा। बस से बैलेंस शीट से देख के ये पता लगता है नेट ही कितना आया, पर कहां से कितना आया वो कहां दिखेगा? कैश फ्लो में। बात समझ आती है? इजी था। कॉपी करें इसको जल्दी से, अच्छे से। अभी वो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है ना, अभी डेप्रिशिएबल एसेट पे आऊंगा। सही, अभी तो मैंने इजी रखने के लिए मैंने डेप्रिसिएशन वाला हटा दिया। देखो अगर आप अगला केस देखोगे ना, ये लिखा हुआ डेप्रिशिएबल एसेट। क्योंकि सर हम एसेट्स तो खरीद लेते हैं लेकिन बाद में जाके वो डेप्रिशिएट होते हैं, यूज भी होंगे, यस, लेकिन वो नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं, तो वो इधर से मेरे ख्याल से माइनस होंगे, एडजस्ट होंगे, ऐड होंगे। ऐड होंगे। अभी करते हैं वो आगे। पहले एक थीम डिसाइड हो जाए ना। अच्छा नहीं, मैं समझ गया, वो ओपनिंग ऐड हो रहा है ताकि क्लोजिंग पे पहुंच जाए। वो क्या हुआ, कैश इनफ्लो आया फॉर द ईयर, तो मैंने कहा फॉर द ईयर ये है, ओपनिंग इतना था तो क्लोजिंग बन जाएगा ना, रीचेक हो रहा है। और वैसे वो प्रैक्टिकल लाइफ में करना भी होता है, सही है ना। आप ये करते हो भाई इनफ्लो इतना आया, ओपनिंग इतना है, तो किसके इक्वल पहुंच जाऊंगा? क्लोजिंग के। नहीं तो फिर आपने कोई ना कोई गलती की है। तो एग्जाम में ये होता है कि बच्चे यूजुअली टैली करके आते हैं ये, क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ मैं ये। तो बच्चे को पता होता है कि यहाँ, क्योंकि पीछे लॉजिक चल रही है ना कि ये ऐड हो रहा है, ये लेस हो रहा है,
हाँ, गलती पता है कहाँ हो जाती है, जल्दबाजी में साइन गलत डाल दो अगर, तो ऐड की जगह लेस कर दो, लेस की जगह, तो उसका तरीका ये होता है एग्जाम में क्या, मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 2 करके देख लो। मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब है कि माइनस होगा तो डबल इंपैक्ट हो जाएगा, प्लस होगा तो उसका भी डबल इंपैक्ट हो जाएगा, हाफ इंपैक्ट हो जाएगा, व्हाट्सएवर। तो जब मल्टीप्लाई या डिवाइड 2 करके एक अमाउंट आती है ना, तो आप पूरे सवाल में ढूंढते हो कि डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है, एग्जैक्ट अमाउंट मिल जाती है तो आप पूछते हो हाँ यार ये गलती की हुई है। सर सेलिंग ऑफ पीपी का भी कोई कॉन्सेप्ट है? नहीं नहीं नहीं, सेलिंग का भी है। अभी तो हमने पीपी खरीदा है, इसके बाद क्या करेंगे, बेचेंगे भी। मोमिना बिल्कुल है, सेलिंग ऑफ पीपी भी है। मुहाइदर साहब ये पूछे आप कि ये कैसे 107500 कैसे आया था? ये हमने पूरी मूवमेंट बनाई थी कि 7,20,000 में से मैंने 375 माइनस किया था ये वाला, और फिर 7 लाख ऐड किया था, फिर ये 2.5 लाख ऐड किया था, और फिर ये 220 माइनस किया था लैंड वाला। सही है, यानी जो जो पूरे साल कैश में हुआ है ना वो किया था, जो यूजुअली होता भी। अच्छा वैसे पीआरसी लेवल पे आप लोगों ने जनरल लेजर बनाना सीखे थे ना, तो उसके अंदर कैश की पूरी मूवमेंट आती है ना, कैश आया इतना, गया इतना, आया इतना, गया इतना। तो क्या शेयर होल्डर को क्या पूरा वो बताएंगे या उसको समरी बतानी है? समरी बतानी है। आपने सबसे पहले अपने अपने ऑपरेशंस के प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करना है कि ऑपरेशंस की कमाई अलग बात है, कैश हो सकता है पिछले साल के पैसे इस साल आए हो, कुछ पैसे फंस गए हो, इन्वेंट्री में पैसे और लगाए हो, वो सारी चीजें कर आगे फिर उसको बताना है बाकी कहाँ कहाँ लगा है। क्लियर है? तो दिस इज अ समरी दैट शेयर होल्डर नीड्स टू नो। अब उसको मालिक को तुम बोलोगे भाई ये ले पूरे कागज के पन्ने ढूंढता है इसमें क्या हुआ है, तो ये तो नहीं होगा ना, उसको क्या चाहिए, समरी। फिर वो पूछेगा अपने हिसाब से कौन सा पैसा कहाँ से आया, कौन सा पैसा कहाँ पे गया। सही है? क्लियर है मुआहिद साहब? ओके, इसको स्क्रॉल कर लें। उसी ड्राइव पे फिर जब आप पक्के हो जाएंगे ना कैश फ्लो में, तो फिर आप वो बेसिक वाली की जगह सिर्फ लेंदी पास पेपर्स करना, ताकि रिवाइज उससे ही होगा बस। तो बेसिक करने की कोई नीड ही नहीं है। ये तो आपके कॉन्सेप्ट मेकिंग के लिए ना कि एक फिनोमेना बन जाए कि हाउ टू सॉल्व इट। अब देखो चीज़ें एक एक करके ऐड हो रही है ना सवाल में, रिसीवेबल पेएबल तो चल रहा है, इन्वेंट्री भी चल रही है, अब पीपी आ गया, फिर अब एसेट डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएंगे, फिर एसेट खरीदना शुरू हो जाएंगे, फिर एसेट बिकना शुरू हो जाएंगे, तो वो एक पेज पे पहुंच जाएगा सवाल। हाँ जी, स्क्रॉल करें। मैं दूंगा ना आमिर, पास पेपर्स तो हम ही देंगे आपको। हाँ जी चले चलें, ओके। ये हो गया अगर, तो इसी पे बेस एक सवाल, ताकि हम कॉन्सेप्ट भी लेते रहें, प्रैक्टिस भी करते रहें।
अगर आईटी एग्जाम था महक तो मतलब हो जाएगा, पर आपका वैसे बैकग्राउंड क्या है, यानी आपने वैसे अपने इंटर लेवल पे या ए लेवल्स में अकाउंटिंग पढ़ी हुई है ना, लेजर वगैरह एवरीथिंग। अगर उस बेसिस पे एग्जाम तो वो पढ़ी हुई है तो ये मेरी गारंटी है, यस इंटर कॉमर्स में पढ़ी हुई है ना, डेबिट क्रेडिट और बैलेंस शीट तक पहुँचाया हुआ आपने चीज़ों को, ऐसा ही है। तो अगर वो किया हुआ है तो यू डोंट नीड टू वरी, यू डोंट नीड टू लिसन अ सिंगल लेक्चर, कोई मसले वाली बात नहीं है, वो सब यहाँ कवर हो जाएगा। अभी भी आप देखो, अगर वैसे आपने तो खैर नहीं लिया ना आईटी है, अभी आपको कोई दुश्वारी हो रही है एंट्रीज के साथ? मैं बेसिक एंट्री बनाता इसलिए हूँ कि पहले क्लास में बच्चा मेरे थिंकिंग पैटर्न पे आ जाए, सोचने का तरीका बस बेहतरीन है, तो सोचने का तरीका मेरा होना चाहिए, तो इसलिए मैं एंट्री बनाता हूँ ताकि मैं सिखा दूँ कि ऑल टुगेदर एंट्रीज का मतलब क्या है, देखते कैसे हैं चीज़ों को। तो अगर आप उसमें साथ हैं तो फिर कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई इशू नहीं। वेलकम। ऑडिट तो यानी हमारी आई थिंक 2 सवा 2 बजे। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, तुमने शायद उससे पहले वाला देख लिया होगा। मैं देखता हूँ 1 मिनट, किसी बच्चे ने भेजा भी था, ये रहा सैटरडे का। देखो FAR 1 आ रही है 10:30 से 12, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 आ रही है 12 से 1:30, और फिर ऑडिट आ रही है 2:15 से। हाँ ऑडिट 2:15 से। लाइब्रेरी बैठ जाओ जब तक। अच्छा अच्छा, आमिर कह रहे हैं 1,666,800। हाँ भाई, नेट कैश इनफ्लो इतना आ रहा है क्या? ओके 1,666,800। मुहादिसा क्या भी यही आंसर है? वन 1,666,800। चलें चेक करते हैं। मैंने कहा मुझे जल्दी से बता दें कि आपका प्रॉफिट आ रहा है 2,456,000। सही है। अच्छा, फिर आपने ये कहा कि यार प्रॉफिट होना अलग बात है, कैश होना, पहले इस बिजनेस की कमाई को कैश में कन्वर्ट करूंगा और उसमें देखूंगा कुछ पैसे एडिशनल आए, कुछ पैसे फंस गए, वो सारी चीज़ें एडजस्ट करके। अच्छा भाई, अब मैं अगर देखूं तो मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल आ रहा है, कोई कम हो रहा है, तो हम कह रहे हैं हमारे पास ये आ गया डिक्रीज इन रिसीवेबल। अच्छा, डिक्रीज इन रिसीवेबल आपका कितने से? 348,000, यानी ये पिछले साल के पैसे इस साल आए। अच्छा, इन्वेंट्री आपकी कम हो रही है, तो आपने ये लिख दिया सर डिक्रीज इन इन्वेंट्री। अच्छा, कितने से डिक्रीज हो रही है? अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं पिछले साल की इन्वेंट्री इस साल यूज़ हुई है जिसका कोई कैश आउटफ्लो नहीं है, तो हमने कहा एक्सपेंस तो हो गया पर कैश नहीं गया, आप एड बैक कर दो। कैश कब गया होगा? पिछले साल। अच्छा, अब हमने कहा कि भाई ट्रेड पेबल है आपका, वो भी कम हो रहा है, इसका मतलब है पिछले साल की पेमेंट आपने इस साल की है, तो माइनस होनी चाहिए क्योंकि पिछले साल नहीं हुई होगी। तो अच्छा, अब हमने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस लिया, तो वो कितना आता है? डिक्रीज
इन पेबल 165,600। अच्छा ये 165,600 आ गया, आप जब इनको टोटल करेंगे तो 2916,800। पहले तो आपने कहा मैंने ऑपरेशंस की कमाई को कन्वर्ट किया ऑपरेशंस के पैसे में, तो आप यहाँ पे लिख देंगे ये है कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। चलें, फिर हमने कहा अब कौन सी एक्टिविटी, अच्छा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपने कह दिया परचेज ऑफ अच्छा परचेज ऑफ पीपी कितने का 1250। क्या ये प्रॉफिट में से माइनस नहीं हुआ होगा? कैश में से माइनस हुआ होगा, प्रॉफिट से इसलिए नहीं क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अच्छा अब आपके पास नेट कैश इनफ्लो कितना है? 1,666,800। तो आपने कहा सर ये मेरे पास जो 1,666,800 की अमाउंट है ये है नेट कैश इनफ्लो। और अगर आप इन दोनों का चेंज देखें सेम है, ये भी आ रहा है 1,666,800। क्लैरिटी है? चलें ओके। इसके बाद अब हम कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पीपी इन कैश फ्लो, जो कि अब कौन सा एसेट होगा। अच्छा देखो अभी जो हमने परचेज किया था वो एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट था यानी लैंड। अब हम कह सकते हैं कि सर हो सकता है मैं बिल्डिंग की बात करूं, हो सकता है मैं इक्विपमेंट की बात करूं, हो सकता है मैं व्हीकल की बात करूं, हो सकता है मैं प्लांट की बात करूं, व्हाट्सएवर जो भी एग्जांपल्स हैं डेप्रिशिएबल एसेट्स की। तो हमने कहा हम इसकी बात करेंगे। चलें अब वही सिचुएशन बनाते हैं, उसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं। अच्छा मैं सिंपल एक काम ये करता हूँ क्योंकि आप लोगों ने कॉपी किया हुआ है ना, मैं यहाँ से ये हिस्सा उठाता हूँ क्योंकि आपने ये कॉपी किया हुआ था, ये हिस्सा पिक किया हमने और ये यहाँ फेंक दिया। हम अज्यूम करते हैं कि ये क्लोजर था पिछले साल का, सही हो गया, इसको यहाँ ले गए और ये अमाउंट आ गई। एग्रीड? अच्छा अब ज़रा सुनना, अब हम आ गए हैं 2025 में। अच्छा मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ ईजीनेस, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने कोई इन्वेंट्री नहीं खरीदी, पिछले साल की इस साल बेच दी। क्या ये मैं कर सकता हूँ? भाई मेरी इन्वेंट्री खरीद कर रखी हुई इसलिए थी कि भाई नहीं खर्चा करना पड़े अब। तो हमने ये काम किया, COGS डेबिट और स्टॉक क्रेडिट। हम कह रहे हैं कि हमने कोई 3 लाख रुपए का माल बेच दिया, सही है, और मेरा कोई कैश आउटफ्लो नहीं है, सिर्फ इन्वेंट्री यूज हुई है। तो एक्सपेंस तो होगा ना, पर इस एक्सपेंस को करके मैंने कुछ कमाया भी होगा, पर जिसका कैश आउटफ्लो पिछले साल हो चुका है। एग्रीड? चलें तो हमने ये कहा कि हमने यहाँ पे कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट कर लिया, कितने से भाई? 9 लाख रुपए से, पूरी कैश सेल्स। अच्छा और हमने कहा पिछले साल के पैसे इस साल कोई 4 लाख रुपए आ गए। हाँ भाई क्या ये सेल है या रिकवरी है? रिकवरी है सर, इसका कोई सेल से ताल्लुक नहीं है, सेल ये पिछले साल की थी। रिकवर किस साल हो रहे हैं? इस साल। तो कैश ऑपरेशंस के कैश में तो आ जाएंगे, सही है। ऑनलाइन में तो प्लीज़ बता दो, यहाँ तक कोई इशू? बिल्कुल सिंपल लेके चल रहा हूँ, एक एंट्री चल रही है जैसे हम यूजुअली करते हैं। अकाउंटिंग चल रही है, इसकी प्रेजेंटेशन में साथ साथ सिखा रहा हूँ, जल्दी बता दो। इधर ये भी हो गया हिसाब किताब। अच्छा अगर मैं यहाँ पे तुम लोगों से पूछूँ, तुम लोग मुझे जल्दी से बताओ कि इन्वेंट्री का बैलेंस कितना होगा?
375, क्योंकि आपको बैक एंड पे समझ आ रहा है कि चल क्या रहा है, इन्वेंट्री कम हो गई होगी, जिसका कोई कैश आउटफ्लो, इन्वेंट्री खर्च हुई है, एसेट में पहले से बना के बैठा हुआ था, अब एक्सपेंस हो रहा है, पर ये नॉन कैश है, इसका कोई कैश इस साल नहीं जा रहा। अच्छा, अब हमने कहा जो हमारा ट्रेड रिसीवेबल है वो कितने पे बचेगा, बाकी रिकवर हो गया, सही है। कैश पे हम आते हैं, कैश पे हम आते हैं। अच्छा, इस साल हुआ क्या, कंपनी ने जनवरी 1, 2025 पे एक बिल्डिंग परचेज की, तो उसने एंट्री क्या बनाई होगी, बिल्डिंग डेबिट और कैश क्रेडिट। अच्छा, हमने कहा कि वो उसने बनाई है, 4 नहीं रखते उसको, 2.5 लाख रखते हैं। ये बहुत अहम है, ये बहुत अहम है, ये बात फोकस होकर सुनना ही है। अभी सब काम बंद करके ना, फिर उसने कॉपी करने का पूरा टाइम दूंगा। 2.5 लाख ये हो गए, सही है, ये हमने एसेट खरीदा है। अच्छा, अगर मैं तुमसे ये पूछूं, अगर मैं यहाँ पे वैसे ही तुम्हारे बचपन वाला एक जनरल लेजर बनाता हूँ, पीपीई का, तो ओपनिंग पीपीई कितना था, 220। क्या ये 220 लैंड है, यही था। अच्छा, फिर हमने कहा हमने इस साल परचेज किया, ये रहा, कितना है वो, 2.5 लाख, क्योंकि एसेट अकाउंट है ना, तो ओपनिंग था, इससे ये बढ़ गया। और हम यहाँ पे जैसे आप बचपन में लिखते थे वैसे ही कर लेते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, कैश लिखते थे ना, रीजन ये कैश ही वैसे ही ये बढ़ गया, तो कॉन्ट्रा रीजन होता है, वही आपके वजह हिसाब किताब पे चल रहे हैं हम, सही है। आगे, अच्छा, फिर हमने कहा ये तो हो गया हिसाब किताब। अब मुझे इतना पता है कि ये वाला जो आंसर है, ये वाला, ये तो डेप्रिशिएट नहीं होगा, पर क्या ये जो 2.5 लाख है ये डेप्रिशिएट होगा, होगा, क्योंकि डेप्रिशिएबल एसेट है। मैंने अज्यूम ये किया कि इस बिल्डिंग की लाइफ 10 ईयर्स है, तो मैंने यहां पे एक एंट्री बनाई होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और मैंने अलाउंस की जगह पीपीई को नेट कर दिया। भाई नेट ही होता है ना, एक ही अकाउंट बना रहा हूं मैं। अच्छा, हुआ क्या, मैंने कहा भाई ये मैंने कोई 25,000 रुपये ये किए होंगे। अच्छा, अब आप इस बात को मानते हो कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से ये अकाउंट कितने से कम हो गया होगा, और क्लोजिंग कितना बचा होगा, कैलकुलेट कर लें जल्दी से। ओपनिंग प्लस ये इतना यूज हो गया, इतना बच गया, 445, और ये ऐसे निकला था कि आपने 2.5 लाख रुपए को डिवाइड कर दिया था 10 से, एग्रीड। अच्छा, इस पूरे साल हुआ क्या, जरा पहले फिनोमेना बनाओ। ओपनिंग लैंड कितना था, बिल्डिंग कितने की खरीदी, 2.5 लाख की, कितने की यूज हो गई, 25,000 की, तो कितना पीपी टोटल बच गया, और लैंड एप्रिशिएट नहीं होता, ये बात हमें समझ आती है। अच्छा, आगे सुने, मैं अगर वैसे एक असेसमेंट करूं, क्या इस बात को मानते हो कि ये जो बिल्डिंग है ये एक ऑल टुगेदर फिर से कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और इसमें एक और चीज लिखते हैं, अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो ये प्रॉफिट से माइनस नहीं हुआ, जबकि कैश पे पहुंचने के लिए होना चाहिए। यहां तक एग्रीड है। और मतलब जल्दी बताओ, बिल्कुल तुम्हारे लेवल पे आके करा रहा हूं, बिल्कुल एक एक स्टेप रख रहे हैं ताकि समझ आए। क्लियर है? जल्दी से मैं कह रही हूँ ओके, तलहा, वर्षा, जल्दी, बाकी सारे बच्चे वेरी गुड, चले ओके, बेहतरीन। यानी कहा भाई ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये प्रॉफिट से माइनस होना नहीं चाहिए, और हुआ हुआ भी, पर कैश में से हुआ हुआ है। एग्रीड है? ये हो गई बात। आगे
मैंने कहा जी तो 220 है उसका क्या हुआ? नहीं 220 तो बोले आपसे पिछले साल खरीदा था ना, तो पिछले साल उसका पैसा चला गया, इसका इस साल कोई इम्पैक्ट नहीं है। खरीदा कब था? पैसे कब गए? माइनस होते हुए कब दिखा है? तो इस साल जो एसेट खरीद रहे हो वो इस साल माइनस होते हुए दिखाओगे, क्योंकि वो एक्सपेंस नहीं है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वो प्रॉफिट से माइनस नहीं हुआ जबकि कैश में से माइनस। तो आप बताओगे ना अपने शेयर होल्डर के और कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है कि जो भी ऑपरेशंस में से कमाया उस पर और कितने लगाए? 2.5 लाख इन्वेस्ट किए हैं। अच्छा, अब ऊपर वाली कहानी तो क्लियर हो गई, अब हम आते हैं इस पे। अब अगर मैं कहूं कि ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, यानी हम ये कह रहे हैं कि हमने जो लोग अपनी बिल्डिंग में बिठाए हुए हैं वो ऑफिस के लोग हैं, और मेरे जो बिजनेस चल रहा है उसके ऑपरेशंस में इतने की बिल्डिंग यूज हो चुकी है, ऐसा है? तो क्या ये मेरा एक्सपेंस है? सर ये मेरा एक्सपेंस है, बिल्कुल है। पर क्या ये कैश एक्सपेंस है? हाँ जी, ये कैश एक्सपेंस नहीं है। तो मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि ये मेरा एक्सपेंस नहीं है, मेरा एक्सपेंस है पर यूजेज का एक्सपेंस है। यानी मैं आपसे आज के बाद पूछूं, आपका पीपी जब आप खरीदते हो तो पैसा वन टाइम जाता है, उसके बाद से वो यूज होता है। जैसे इन्वेंट्री थी ना, खरीद के रख ली, उसके बाद क्या हो रही है? यूज हो रही है। ये भी क्या है? खरीद लिया, उसके बाद क्या होगा? यूज होगा। तो पैसे कब जाते हैं? खरीदते वक्त। पैसे कब जाते हैं? उसके बाद से यूज होता है, उसका कोई कैश का इंपैक्ट नहीं होता। तो क्या वो एक्सपेंस नहीं होता? होता है। आप बोलोगे इतने का पीपी खर्च हो गया, जाया हो गया, वियर एंड टियर की वजह से वैल्यू में कमी आ रही है। तो वैल्यू में तो कमी आ रही है, पर क्या वो कैश की कमी है? कैश एक ही बार गया था। यानी अच्छा, अब ये बात समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है कि सर ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, आप ये कह रहे हैं ये प्रॉफिट से लेस हो चुका होगा, सही है? बट कैश इंपैक्ट, तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं और मुझसे ज़्यादा समझदार हैं इस मामले में कि अगर एक चीज़ का कैश इंपैक्ट नहीं है और प्रॉफिट से माइनस हुआ हुआ है तो मैं रिकंसाइल करने के लिए इसको लेस करूंगा या ऐड करूंगा? ऐड कर देंगे। पहले बताओ ऑनलाइन वाले बच्चों, ऐड करेंगे? जल्दी से बताओ, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इसको ऐड करेंगे। ऐड करने की लॉजिक, एक चीज़ प्रॉफिट से माइनस हुई हुई है जिसका कोई कैश इंपैक्ट नहीं है, तो भाई आप बोलोगे ना इसका कोई कैश इंपैक्ट नहीं है, यूजेज का एक्सपेंस है, इसको ऐड बैक करूंगा ताकि मेरा प्रॉफिट बिल्कुल सही हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि ये कोई एक्सपेंस नहीं है, भाई एक्सपेंस है पर यूजेज का एक्सपेंस है, इसका कैश इंपैक्ट नहीं है। कैश इंपैक्ट तो सिर्फ एक वक्त होता है जब मैं उसको खरीदता हूं, वो तो मैं बता ही रहा हूं शेयर होल्डर को। क्लियर है? तो नहीं, शेयर होल्डर को देख के समझ आएगा, अच्छा है पीपी इतने का खरीदा, इतने का यूज हुआ है जिसका कोई कैश इंपैक्ट नहीं है, वो नॉन कैश एक्सपेंस है। क्लैरिटी है? ऑनलाइन वाले जल्दी बता दो, सारे बच्चे, मुहाइदा साहब, तलहा, हाफजा, जल्दी, महक, क्लियर है? जल्दी सारे बच्चे, बेहतरीन हो गया। चलें ओके, अब सुने, ये तो हो गया हिसाब किताब। अब हम एक प्यारा सा पीपी का अकाउंट तो बना लिया, अब कैश भी बैलेंस निकाल लेते हैं। आ जाओ, मुझे बताओ यहाँ पे जो लैंड है इसको हटा के मैं सिर्फ क्या कर लूँ? पीपी, कितना अमाउंट लिख दूं यहाँ पे? 445। अच्छा, अब आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए ताकि हम कैश की फिगर लिखें यहाँ पे। और आप भी प्लीज सारे बच्चों, ताकि आप लोगों ने ही पहुंचना है इस नंबर पे जल्दी से। ओपनिंग कैश कितना है? 1075000। इसमें आप ये 9 लाख ऐड करें, ये 4 लाख रुपए ऐड करें, हो गए? अच्छा, और फिर ये 2.5 लाख रुपए लेस करें। कैश में तो यही हुआ है ना पूरा साल। कितना आ गया? 2,125,000। यानी मुझे बैक ऑफ द माइंड पे पता है कि इस साल हमारे पास सेल्स का पैसा आया है, रिसीवेबल की रिकवरी हुई है और पीपी में लगाया है। पीछे पता तो है मुझे, पर शेयर होल्डर को क्या एंट्री बताओगे या समरी देनी है? कैश फ्लो बताएंगे उसको। अच्छा हो, पर इससे पहले हम कैश फ्लो बनाएं तो इससे पहले आप ज़रा मुझे एक छोटा सा
प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे। सेल्स कितनी है? 9 लाख रुपए की, ये रही। और COGS तो प्रॉफिट, हाँ भाई एक और चीज़ है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो ये भी तो इस 6 लाख को कमाने के लिए बिल्डिंग भी तो खर्च हुई है ना, मतलब यूज हुई है। उसको खर्चा करने के लिए तो खरीदी तो बहुत महंगी है, पर 1 साल कितनी यूज हुई है? 25,000। कितना आ गया? 575,000। अच्छा, यानी कोई आपसे पूछे कि आपकी इस साल की कमाई कितनी है? 575 सर, लेकिन डेप्रिसिएशन कोई एक्चुअल एक्सपेंस तो नहीं है ना, इसको कैश फ्लो में क्यों लेते हैं? यही तो कह रहा हूं, ये एक्चुअल एक्सपेंस नहीं है, यूजेज का एक्सपेंस है। तो इसीलिए मैं इसको क्या करूंगा? ऐड बैक कर दूंगा। और ऐड बैक करूंगा और मैं शेयर होल्डर को बताऊंगा इसका कोई कैश इंपैक्ट नहीं है। ये तो मैं हर साल आपको इतना बताता हूं कि इतना PPE यूज हो चुका है, इतना वियर एंड टियर हो चुका है, पर वो तो एक्सपेंस हो गया ना। पर जब मैं कैश फ्लो बनाऊंगा तो कैश में तो इसका कोई इंपैक्ट होना ही नहीं चाहिए। पर आप शुरू कहां से करते हो? कैश फ्लो प्रॉफिट से, और प्रॉफिट को रिकंसाइल करते हो किससे? कैश से। तो मुझे एक बात बताओ, जब प्रॉफिट को तुम शुरू कर रहे हो तो प्रॉफिट के अंदर तो ये माइनस हुआ है, तो इसको ऐड बैक कर दोगे ताकि इसका इंपैक्ट जीरो हो जाए, क्योंकि इसका इंपैक्ट कैश पे नहीं है। क्योंकि देखो ऊपर प्रॉफिट है, नीचे कैश है, पहुंचना कहां है? कैश पे। तो यहां से यहां आने के लिए क्या कैश में से ये माइनस हुआ है? क्या करेंगे यहाँ पे? ऐड बैक कर देंगे, वही तो रिकंसाइल कर रहे हैं। क्लियर है मोमिना? जल्दी बताएं। बिल्कुल बेसिक। हाँ जी, चलें। अब हमने कहा कि यार यहाँ पे हम बनाते हैं एक स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अच्छा, आप जल्दी से बताओ हम शुरू कहाँ से करते हैं? प्रॉफिट से। और प्रॉफिट कितना है हमारा? 575। अच्छा, मैं खाली यहाँ पे एक चीज़ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखो एक चीज़ कर रहा हूँ मैं, क्या लिखा है मैंने? एडजस्टमेंट। और मैंने यहाँ पे लिख दिया कितने से ऐड बैक करूं। अच्छा, आपको ये पता है कि जो मैंने इन दोनों को ऐड किया, मैं ऑल टुगेदर देखो 6 लाख पे पहुंच जाऊंगा। ये क्या था? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या था? यानी पहले मैंने प्रॉफिट से शुरू किया, मुझे पीछे पता है कि क्या चल क्या रहा है। मैंने कहा प्रॉफिट से शुरू किया, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हुआ है, मुझे बैक ऑफ द माइंड पे क्लिक हो रहा है कि ये नॉन कैश है। इसको मैंने क्या कर दिया? ऐड बैक कर दिया। ऐसे जैसे ही मेरे बच्चों मैंने उसको ऐड बैक किया, मुझे पता लग गया नॉन कैश का इंपैक्ट खत्म हो गया। मैं पहुंच चुका हूं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस पे। अब इसको किस में कन्वर्ट करूंगा? कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में। अभी किस पे पहुंचा हूं? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे। अब किस पे लेके जाऊंगा? कैश फ्रॉम ऑपरेशंस पे। क्लियर है? चलें, ओके। अब मुझे बताएं, कैश फ्रॉम ऑपरेशन पे जाने के लिए आपके पास इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, तो इसका क्या मतलब है? पिछले साल की इन्वेंट्री जिसका कोई कैश इंपैक्ट नहीं है, तो हमने सिंपल यहां पे लिखा डिक्रीज इन इन्वेंट्री। $3 लाख ऐड करेंगे इसको, क्योंकि इसका कोई कैश इंपैक्ट नहीं, सिर्फ यूज हुई है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, मैं यहां पे देखूं तो डिक्रीज इन रिसीवेबल भी हुआ है। हाँ भाई, डिक्रीज इन रिसीवेबल के अंदर 4 लाख रुपए। इन सबको बताते हैं ऐड करके कितना आता है। $1.3 मिलियन, यही है। अच्छा, इसको आप क्या नाम देंगे? अच्छा, मुझे आप एक जल्दी बात बताओ, ये जो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आपने निकाला है, डेप्रिसिएशन के लेजर बना के निकाल लिए? नहीं 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 नहीं, ये तो आपको ऑल टुगेदर मैंने बता दी ना। तो एग्जामिनर आपको ये बताएगा भाई ओपनिंग इतना है, खरीदा इतना है, बचा इतना है, तो बाकी क्या हो गया? यूज हो गया। तो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी। सही है? अब आगे सुने, मुझे बताओ
क्या ये मेरे पास कैश फ्रॉम ऑपरेशन तो आ गया, अब क्या कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है इस साल? क्या परचेज की है? अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आप कह रहे हैं कि सर हमने बिल्डिंग परचेज की है, तो हमने कहा परचेज ऑफ पीपी कितने की है वो? 2.5 लाख की। ये कितना आ गया नेट? अगर मैं 1.3 मिलियन में से 2.5 लाख निकाल दूं तो 1050 आता है। तो आपने कहा 105000, ये क्या है मेरा? नेट कैश इनफ्लो। अच्छा, अगर मैं यहां जाता हूं सवाल के अंदर और इन दोनों का चेंज निकालता हूं तो देखो अल्लाह करे सेम आ रहा हो, 1050। तो पहले बताओ पूरी मूवमेंट समझ आती है? अच्छा, अब देखो, अब एक चीज इंट्रोड्यूस हुई है न्यू, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो आपने करना है क्या? शुरू करना है प्रॉफिट से, फिर आपको याद आएगा प्रॉफिट के अंदर डेप्रिसिएशन माइनस हुआ हुआ है, जो कि कौन सा एक्सपेंस है? नॉन कैश। जो कि कौन सा एक्सपेंस है? नॉन कैश, जिसका कैश पे कोई हेड आपने ऐड बैक कर दिया। अच्छा, ऐड बैक करके बैक ऑफ द माइंड पे मुझे पता है मैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंच गया। उस प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन को किस में कन्वर्ट करूंगा? कैश फ्रॉम ऑपरेशन में। किस चीज को यूज करके? रिसीवेबल, पेबल, इन्वेंट्री। वो किया मैंने। मैं कहां पहुंच गया? कैश फ्रॉम ऑपरेशन पे। कैश फ्रॉम ऑपरेशन में से बाकी कहां खर्चे किए? इन्वेस्टिंग में। तो वो माइनस कर दिया तो वो आंसर आ गया। क्लैरिटी है? ऑनलाइन वालों प्लीज बता दो यहां तक बात समझ आती है जल्दी से। ये था डेप्रिशिएबल एसेट की कहानी। जल्दी से। मैं कह रही हूं ओके हो गया। तला आप भी बता दो, मुआहिद साहब आप भी बता दो, वर्षा भी क्लियर है, बेहतरीन हो गया। चलो इसको अच्छे से कॉपी करो जल्दी से। इस पूरे नहीं, एक ही अकाउंट में आ रहा होगा सब। नहीं अभी बताते हैं ना आपको कैसे आएगा। देखो ये अगला सवाल तुम लोगों के लिए यही तो बनाया है। हाँ अभी तक। और इसको पता है क्या कहते हैं? ये जो मैं रिसीवेबल पेएबल की बात कर रहा होता हूँ ना, इसको यहाँ पे नाम भी दे दो, इसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। अच्छा, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस में फंसा हुआ पैसा। वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है? बिजनेस में फंसा हुआ पैसा। तो आपने कहा प्रॉफिट इतना है, उसमें से नॉन कैश ये था, उसको हटा दिया, तो मैं किस पे पहुंच गया? ऑपरेशंस के प्रॉफिट पे। फिर मैंने कहा ऑपरेशंस के प्रॉफिट तो है पर उसमें बिजनेस पैसा फंसा हुआ इतना है, तो उसको क्या नाम दे दिया? वर्किंग कैपिटल। तो उसको एडजस्ट किया तो मैं किस पे पहुंच गया? कैश फ्रॉम ऑपरेशंस पे। दिस इज हाउ बिजनेस माइंडसेट इज ना। कमाया कितना, बिजनेस में कैसा कितना फंसा हुआ है, और पैसा आया कितना, तो कुल मिला के उसके आगे की इन्वेस्टमेंट्स आ गई। क्लियर है? चलें। हाँ बिल्कुल, ये मैं पीडीएफ ग्रुप पे शेयर करूंगा, आप लोगों के लिए ही है। और भी हैं, इम्पेयरमेंट भी है। जो इम्पेयरमेंट होता है वो भी नॉन कैश है, क्योंकि इम्पेयरमेंट की एंट्री क्या बनती है? इम्पेयरमेंट एक्सपेंस डेबिट और पीपी क्रेडिट। तो इसमें कैश का है, तो वो लगाया हुआ पीपी ज़ाया हो गया, तो वो भी नॉन कैश है। तो तभी मैं सोचने का तरीका सिखा रहा हूँ, रट्टा नहीं लगवा रहा। मतलब आपको पता हो कि अगर नॉन कैश है तो उसको क्या करना है? ऐड बैक, क्योंकि उसके कैश पे कोई इम्पैक्ट, क्योंकि कैश पे तो एक ही बार इम्पैक्ट आया था जब वो खरीदा था। वो इसलिए करते हैं क्योंकि आप जब अपनी असल कमाई देखते हैं ना, कमाई नॉट कैश, कमाई और कैश में फ़र्क है, यही तभी तो कैश फ्लो बनता है। तो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं। यानी एक आज अगर मैं अपनी रिसीट्स देखता हूँ ऑडिट की, अकाउंटिंग की, या CFAP 1 की या CFAP 6 की, तो मैं देखता हूँ कि यार मैंने कमाया इतना, तो मैं बोलता हूँ नहीं नहीं आकाश तुम गलत सोच रहे हो, तुम इसका वियर एंड टियर भी तो निकालो जो यूज़ हो रही हैं चीज़ें। तो वो जो हर साल खर्च हो रही हैं, हर साल खर्च होने का मतलब है मुझे 5 साल बाद इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा इस कमाई को करने के लिए मैंने इतना डेप्रिशिएट कर दिया अपने एसेट्स को। नहीं होता ना कैश, नहीं होता ना, वो तो हमें फिर अलग से भी देखते हैं, वो भी हमें खरीदना होता है, तभी तो हम कहते हैं खरीद लिया तो उस बार कैश आउटफ्लो हो गया, अब वो क्या होगा? यूज होगा। तो हम बोलेंगे मेरी हर साल की कमाई के अंदर इतना एक्सपेंस है जो इन सब का है। क्लियर है? इसको यूं देख लो ना, एक एग्जाम्पल है। एक अब समझना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं। एक बंदा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ना एक कार खरीद के उबर में दी हुई है,
करीब में दी हुई है, इन ड्राइव में दी हुई है, सही है। मुझे एक बात बताओ, इन ड्राइव में जो वो बंदा कार चला रहा है तो वो मुझे पैसे ला के देता है, तो मेरा तो रेवेन्यू आ रहा है ना, आ नहीं रहा? रेवेन्यू आया जा रहा है, आ जा रहा है। कोई मुझे बोले एक्सपेंस कहाँ है, तो एक्सपेंस कितना आ रहा होगा? 0। पर मैं बोलता हूँ गलत, एक्सपेंस 0 नहीं है, वो कार डेप्रिशिएट हो रही है, वो कार को ठोकता है, वो कार को चलाता है, उसकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो रही है, तो वो हर साल जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, मैं बोलूंगा इसको कमाने के लिए कार का इतना एक्सपेंस हो गया। अब कार पे पेट्रोल वेट्रोल है, वो अलग एक्सपेंस है, जो कार इटसेल्फ खर्च हो रही है वो एक अलग एक्सपेंस है। तो जबकि कार को खरीदा कब था? एक टाइम पे। कैश आउटफ्लो कब हुआ? एक टाइम पे। अब आगे वो क्या होगा? यूज होगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी एक अलग चीज है और कैश होना एक, तो हम वही कर रहे हैं। तो हम जब कैश फ्लो बनाते हैं ना, तो मालिक को बताते हैं कि भाई सही है, ये तेरा एक्सपेंस तो है बट कैश नहीं है एक्सपेंस, कि तुझे बताने के लिए कि तेरी इतना एसेट खर्च हो चुका है, तो इसको कमाने के लिए तुमने अपने इतने एसेट स्ट्रेक पे लगाए हुए हैं। क्लियर है? चलें, यस, एक्चुअल प्रॉफिट सही है अपनी जगह। ऐसे जो है ना वो 3 मरतबा मैंने दिया है और तीनों मरतबा रुका है। तो जहाँ F1 मेरा फर्स्ट वो भी क्लियर हुआ, वहाँ पे F2 जो है ना वो एक किस्म का नाइटमेयर बन चुका है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है क्या समझ रहा है। मैंने ये भी लिख लिया कि F1 जो है ना वो काफ़ी मुश्किल है इसके ऊपर लर्न करने को। F1 जिस तरीके से मैंने पढ़ा तो मैंने ये F2 बहुत ईजी है, तो बहुत ईजीली क्लियर हो जाएगा। सर वही मैं जानना था कि इस तरह से F2 करना ज़्यादा आसान है, मार्क्स जो है ना पिछले मुझे कम आए, मैंने वो दिया है। हाँ, एडजस्टमेंट किया नहीं, मैंने कहा पहले मैंने प्रॉफिट को एडजस्ट किया नॉन कैश के लिए, वो हो गया, फिर मुझे पता लगेगा अच्छा चलो भाई नॉन कैश हट गई चीज़ें। अब मैं बोलूँगा बताओ पैसा कितना फंसा हुआ है बिजनेस में, तो रिसीवेबल में फंसा होगा, या तो रिसीवेबल से आ रहा होगा, इन्वेंट्री में फंसा होगा या इन्वेंट्री यूज़ हो रही होगी, पेबल वाले से या तो पैसे रोक रहा हूँ या पैसे दे रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल, फिर मैं कहाँ पे पहुँच जाऊँगा? ऑपरेशंस के पैसे पे। फिर मैंने कहा उसके बाद देखो कहाँ कहाँ पैसा लगाया है। अब देखो ना, एक अगर इन्वेस्टर है वो उसको पता लगता रहेगा अच्छा यार प्रॉफिट था, नॉन कैश ये था, और फिर इन्वेंट्री में इतना पैसा यूज़ हुआ या इन्वेंट्री इतने की मजीद यूज़ हो गई, तो उसको क्लियर पिक्चर नजर आएगी इन अ शॉर्ट समरी। ये वर्किंग कैपिटल, ये नीचे जितने भी आ रहे हैं ना वो वर्किंग कैपिटल है, इन्वेंट्री रिसीवेबल ये है ही वर्किंग कैपिटल, यानी उसकी हेडिंग है ये। हाँ जी, हो गया कॉपी?
चलें आगे। डन। चलें अब इसी पे मुश्तमिल एक सवाल करते हैं और आप देखेंगे इसमें क्या होता हुआ आपको दिख रहा है। ये देख सवाल अभी फिर इसके बाद हम एसेट्स को बेचना सीखेंगे। खरीदेंगे तो भी इन्वेस्टमेंट, बेचेंगे तो इन्वेस्टमेंट बेच दी। वो आपको नीड नहीं है। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, रिमेनिंग चेंज इन पीपी अकाउंट इज ऑफ, तो यानी अगर आप ओपनिंग में 5 लाख ऐड कर दें, सही है, और क्लोजिंग कितना बचा हुआ है आपके पास 1550, तो इसका मतलब ये है कि बाकी क्या हो चुका है, एसेट डेप्रिशिएट हो चुका है। तो वो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, रिमेनिंग चेंज इन पीपी अकाउंट इज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आ कितने का है, 150 का। $150 डेप्रिसिएशन है मुआहिदे सा, 150 का आप अकाउंट बनाएं और देखें ओपनिंग में जो खरीदा है वो ऐड करें और क्लोजिंग आपको पता है, तो कहते हैं ना जो बाकी चेंज है इस अकाउंट में वो किस चीज़ का है, डेप्रिसिएशन का। तो बैलेंसिंग फिगर आप निकाल लें, आपको निकालने की नीड नहीं है, डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ, बैलेंसिंग फिगर निकालनी होगी आपको। ये मैंने बस आप लोगों की क्लास से पहले 2 मिनट पहले बनाया था ये। हाँ ये 5674,000 तो आपका प्रॉफिट है। हाँ भाई इसमें कितने की एडजस्टमेंट पार्क करें डेप्रिसिएशन की, 150 की, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पीपी का वैसी लेजर बनाऊं तो पीपी का ओपनिंग मुझे कितना गिवन है 1.2 मिलियन। अच्छा परचेज कितना किया है 5 लाख, वो भी आपको नीचे बताया हुआ है। क्लोजिंग आपको गिवन है, तो आप मुझे बताएं ये कैसे हो सकता है कि जब ओपनिंग 1.2 मिलियन था, 5 लाख खरीदा, ये तो 17 लाख हो गया।
तो बचा हुआ कम क्यों है? अगर डेप्रिशिएट हुआ है, बेचना तो हमने सीखा ही नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि अगर ये डेप्रिशिएट हुआ है तो ये अकाउंट कम हो गया होगा ना। अच्छा, कितना आ गया ये? 150। और हम कह रहे हैं ये हमने कैसे निकाल लिया भाई? बैलेंसिंग फिगर। तो ये नॉलेज आपको एग्जाम में भी होनी चाहिए कि भाई अकाउंट कम होगा तो फिर टेक्निकली वो यूज़ होने की वजह से ही होगा कि एसेट्स यूज़ हुए हैं। या तो आपको लाइव दे देगा, बोलेगा खुद निकाल के दो मुझे डेप्रिसिएशन, दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी। आसानी क्या है कि बता दे आपको कि रिमेनिंग चेंज डेप्रिसिएशन का है। चलें, हमने इसको ऐड बैक कर दिया। मुझे लगता है नॉन कैश का इम्पैक्ट खत्म हो चुका है, एडजस्ट हो चुका है। अब मैं क्या देख लूं? वर्किंग कैपिटल कि बिजनेस में इसके अलावा क्या हुआ। हो सकता है पिछले साल का पैसा इस साल आया, हो सकता है इस साल का पैसा फंस गया हो, इन्वेंट्री हो, खरीदी ज़्यादा हो, बेची कम हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो बिजनेस में फंसा हुआ पैसा है, उसको हम नाम क्या देते हैं? वर्किंग कैपिटल। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं तो हम एक एक करके देखते हैं। ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है? पिछले साल का पैसा इस साल आ रहा है, कितना रिसीव हुआ है? 308,000 ऐड कर दिया हमने, क्योंकि ये इस साल मजीद पैसा आया जो कि इस साल की सेल में नहीं है। तो सही है भाई, फंसा हुआ पैसा रिकवर हो गया, तभी तो वर्किंग कैपिटल है। एग्रीड? ओके। अब हमने कहा कि इन्वेंट्री कम हो रही है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? पिछले साल की इन्वेंट्री जिसका कोई कैश इंपैक्ट नहीं है, यानी कैश आउटफ्लो नहीं है, तो हम बोलेंगे भाई हमने सिर्फ यूज की है। ओके, तो 60,500 है। वेरी गुड। ओके, इसको भी ऐड बैक कर दिया। अच्छा, ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब है मैंने एक्सपेंस तो कर लिया, पे नहीं किया। तो ऐड बैक करो ना, पैसे तो गए नहीं है जेब से, बिला वजह एक्सपेंस बुक हुआ हुआ है। तो आप मुझे बताएं कि मैं यहाँ पे ट्रेड पेबल का इंक्रीज कितना है? 125,600। इन सबको अगर मैं सम कर दूं 6318,100, ये आप कह रहे हैं ये आ गया आपका कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। अब खाली व्यू देखो, शेयर होल्डर बोल रहा है कमाया इतना है, नॉन कैश इतना था, प्रॉफिट में पहुंच गया, मैं ऑपरेशंस के प्रॉफिट पे पहुंच गया। फिर पिछले साल के पैसे इस साल इतने आए, पिछले साल की इन्वेंट्री इस साल यूज की जिसका कोई कैश इंपैक्ट नहीं है, और फिर मैंने कहा भाई जो मेरे अखराजात हैं उसमें मैंने इतने पैसे पे नहीं किए, तो कुल मिला के ऑपरेशंस का पैसा इतना आ रहा है। अच्छा, तो हमने ये कहा कि हमारे पास 6318,100 आ रहा है, ऐसा ही है। चलें, ओके। अब हम यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी में आ गए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अच्छा, आपने कहा यहाँ पे परचेज ऑफ पीपी कितने से? 5 लाख रुपए से। आपने जब इसको लेस किया तो कितना आ गया? 5818,100। अच्छा, ये आ गया आपके पास नेट कैश इनफ्लो। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं ऐड कर दूं ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना है कैश का? 2456,000, तो क्लोजिंग कितना आता है? चेक करो, इन दोनों को अगर मिला दूं तो क्लोजिंग कितना आता है? यही आता है 8274,100। तो हमने कहा यहाँ पे 8274,100, ये कौन सा बैलेंस आ गया? क्लोजिंग। तो शेयर होल्डर को मैंने बताया देख ले भाई पूरा साल ये हुआ है, कमाया इतना, नॉन कैश इतना था, इतना पिछले साल का पैसा आ गया, इतने पिछले साल की इन्वेंट्री यूज की, इतने पैसे नहीं दिए, पैसा इतना पड़ा हुआ है, लगाया कितना? 5 लाख। नेट कितना आया? 5818,100। ओपनिंग कितना पड़ा हुआ था? तो क्लोजिंग कितना पड़ा हुआ है? 82। दिस इज द व्यू।
ये सोचने का तरीका है। तो कोई शेयर होल्डर बोलेगा भाई मेरे को टेंशन नहीं है, कमाया इतना, नॉन कैश इतना, पैसा इतना आया, इन्वेंट्री इतनी यूज़ की, पूरा हिसाब किताब एक पेज पे आ रहा है उसके। क्लियर है? पक्की बात है? ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, बात समझ आती है? ये मुश्किल तो नहीं था? क्लियर है? देखो इफ़ यू नो अकाउंटिंग बैकएंड के ऊपर आपके लिए आसान है, अकाउंटिंग पता होनी चाहिए। दैट्स वाई मैं अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन एंट्री बनाता हूँ, प्रूफ करता हूँ, एंट्री बनाता हूँ, प्रूफ करता हूँ, मैच भी कर लेता हूँ इसको। क्लियर है? अगली क्लास में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी कि मैं एसेट को बेचना सिखाऊंगा और फिर हम पहुंचेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पे, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सही है? चलो मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।